हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के जो यूनिट 1 चल रहा था हमारा केमिकल काइनेटिक्स, उसका आज क्लास 7 है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री की जो बुक चलती है उसका नाम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसका सिलेबस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है और इसमें जितने जितने टॉपिक्स थे मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप सबसे पहले सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सिलेबस समझाया हुआ है। यहाँ तक कि अपने क्लास से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हुई है। ठीक, फिर मैंने आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बताया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसे पहले पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपका कवर हो जाएगा। फिर उस यूनिट से जो टॉपिक्स हैं, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब टॉपिक्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक, मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिस्ट्री में जो यूनिट 1 जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो मैंने आप लोगों को क्लास 1 से लेकर के क्लास 6 तक मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ तक कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर भी आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने पिछले की वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों का वो क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो मैं आप लोगों को बीच बीच में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, क्लास के लिए अपडेट करती रहती हूँ, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कितना इसमें लिखना है, कितना नहीं लिखना है, तो सब कुछ ध्यान से सुनते रहिएगा। और मैं आप लोगों को हर बार कहती हूँ कि आप नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के टाइम पर यही आपको बहुत अच्छे से रिवीज़न करने में हेल्प करेगी। और मैं आप लोगों को जो लिखवाती हूँ ना, वो शॉर्ट नोट में ही लिखवाती हूँ ताकि आप लोगों का पूरा अच्छे से कवर हो जाए। ठीक, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, जो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, वो है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन हम देखेंगे, पूरा डेप्थ में इसको समझेंगे। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो न्यूमेरिकल में बनते हैं। इसका फॉर्मूला है K = AE⁻−EA/RT। आर्हेनियस इक्वेशन है ना, तो यही से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये इक्वेशन दी थी। तो आर्हेनियस गेव द हाइपोथेसिस दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। इसमें कह रहे हैं आर्हेनियस ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि कहा गया था कि उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, मैंने आप लोगों को रिएक्टेंट प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक, उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था कि रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पूरे के पूरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और कितना पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसको भी देखते हैं। तो इतना लिख लीजिएगा, आर्हेनियस गेव द हाइपोथेसिस दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। इसमें आगे लिखेंगे, इसमें मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा, इट इज़ ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स known as active molecules that take part in the chemical reaction। अभी हमने देखा कि आर्हेनियस ने कहा था कि जो जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब जो पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें क्या करते हैं, तो इसमें लिखेंगे एक्टिव मॉलिक्यूल इन नॉन केमिकल रिएक्शन दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। फिर लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स जो कैपेबल नहीं होते पार्टिसिपेट करने के लिए रिएक्शन में, उन्हें कहते हैं द मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट
capable of taking part in the chemical reaction। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए केमिकल नहीं होते, मतलब कैपेबल नहीं होते हैं, तो उन्हें कहते हैं आर नोन एज पैसिव मॉलिक्यूल्स। उन्हें हम पैसिव मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। इसमें आर्हीनियस ने कहा था कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में उन्हें एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में उन्हें हम पैसिव मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम लोग इसका फॉर्मूला जो इक्वेशन आर्हीनियस ने दी थी उसको देखते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन देखते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन क्या थी? के इज इक्वल टू ए ई की पावर में ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। इसे हम कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन, जो आर्हीनियस ने दी थी। इसमें के क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। ए क्या होता है? आर्हीनियस कांस्टेंट होता है। ई क्या है? ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक, और यहाँ पर जो ई ए है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। और नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही होती है। ठीक, फिर उसके बाद आर क्या है? ये गैस कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है। ठीक, तो इसमें लिख लेंगे कि क्या है? के इज़ इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ए इज़ इक्वल टू आर्हीनियस कांस्टेंट। ठीक, ये आर्हीनियस इक्वेशन माइंड में ज़रूर रखिएगा क्योंकि इससे न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो आप लोग फार्मूला शीट जो बना रहे हैं उसमें ये भी लिख लीजिएगा। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल है। और ये क्या है? ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी भी एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी। और आर क्या है? ये गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक, और टी क्या है? ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में होगा। अगर यहाँ पर केल्विन है तो यहाँ पर भी केल्विन ही होगा। ठीक, तो ये हो गया आर्हीनियस इक्वेशन। और आर्हीनियस इक्वेशन का डेरिवेशन भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया करता है। कभी पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है। और जब पूछता है ना तो लॉन्ग में पूछता है। तो अगर बाई चांस आप लोगों को आर्हीनियस इक्वेशन का डेरिवेशन आ गया तब आप लोग क्या करेंगे? अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ आर्हीनियस इक्वेशन बता दी है कि उसकी डेफिनीशन लिखना है, उसका ये इक्वेशन लिखना है। अगर डेरिवेशन पूछ लेता है तो उसको भी मैं आप लोगों को करा देती हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी डेरिवेशन ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन का डेरिवेशन ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, तो इसमें देखते हैं। इसके डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेना पड़ेगा जिसका कुछ कांस्टेंट रेट कांस्टेंट होगा जो कि फॉरवर्ड में होगा। देखिए, सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक हम रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक, ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है। ठीक, कुछ ना कुछ इसकी जब ए से बी बनेगा तो उसमें कांस्टेंट रेट कांस्टेंट K1 होगा। जब बी से ए बनेगा रेट कांस्टेंट K2 ले लेते हैं। इसके लिए एनर्जी E1 ले लेते हैं ए के लिए, और बी के लिए एनर्जी E2 ले लेते हैं। तो K1 K2 क्या है? ये रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। E1 E2 क्या है? एनर्जी है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। ठीक, तो इसमें लिख भी लेते हैं, लेट K1 and K2 be the rate constant of forward and backward reaction
and E1 and E2 are the energy of reactant and प्रोडक्ट। K1 K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, और E1 E2 क्या है, एनर्जी है रिएक्टेंट के लिए E1 है, और बी प्रोडक्ट के लिए E2 एनर्जी हो गया। ठीक, तो अब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे नाउ इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रहा है। तो नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc होता है वो होता है रेट कांस्टेंट 1 अपॉन रेट कांस्टेंट 2, ये होता है। ठीक, फिर उसके बाद एनर्जी भी इसमें हुआ तो एनर्जी का चेंज भी निकाल लेंगे। एंड ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आगे जा कर के ये यूज़ होने वाला है। ठीक, तो एनर्जी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एनर्जी 1 में से एनर्जी 2 को हम माइनस कर रहे हैं। ठीक, ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, अब हम लोग एक जानते हैं, एक रिएक्शन होती है वैन हॉफ की, फ्रॉम वैन हॉफ रिएक्शन क्या होती है, इसमें होता है डेल बाई डेल टी, ये पार्शियल होता है, और इसके अंदर ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको लॉग में लेकर के करते हैं। ये होता था लॉग बेस ई Kc इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वेयर। यही होता है वैन हॉफ रिएक्शन के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। Kc की जगह हम लोग K1 बाई K2 लिख देंगे, और डेल्टा ई की जगह E1 माइनस E2 लिख देंगे। तो क्या करेंगे, डेल बाई डेल टी लॉग ई K1 बाई K2 हो गया इसकी जगह पे, और डेल्टा ई की जगह पे E1 माइनस E2। हम लोग आर्हीनियस इक्वेशन का, जो आर्हीनियस इक्वेशन है उसका डेरिवेशन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, सारे स्टेप को अच्छे से कीजिएगा। E1 माइनस E2, और नीचे क्या आएगा, आर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग ए माइनस बी का, लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। बस यहाँ पर लगा दें क्योंकि ए बाई बी है ना, K1 बाई K2 है, तो यहाँ पर कर देंगे डेल बाई डेल टी, और इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, जिससे लॉग ए का हो गया, लॉग बी हो गया, और डेल टी के साथ मल्टीप्लिकेशन भी है ना, तो इसको भी साथ में ही कर देंगे, लॉग ई K1 माइनस डेल बाई डेल टी लॉग K2। ठीक, और इसको सेपरेट कर लेंगे, E1 अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस E2 अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक, मैंने इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है, और E1 के नीचे इसको कर दिया, E2 के नीचे इसको कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन है K1 वाला इसके साथ लिखेंगे E1 के साथ, और K2 वाला रिएक्शन E2 के साथ लिखेंगे। फिर जा कर के इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी का, फिर जा कर के ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डेल बाई डेल टी लॉग K1 इज इक्वल टू E1 अपॉन आर टी स्क्वेयर एंड डेल बाई डेल टी लॉग K2 इज इक्वल टू E2 अपॉन आर टी स्क्वायर। इतना हो गया। और हम जानते हैं जो जनरल इक्वेशन होती है, लिखेंगे इन जनरल डेल बाई डेल टी जो लॉग के होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी बाई आर टी स्क्वेयर। यही मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो वैन हॉफ का रिएक्शन के थ्रू हम ये लिख सकते हैं। तो इन जनरल में जो होता है डेल बाई डेल टी लॉग के इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी स्क्वेयर होता है। ठीक, तो इसमें आगे अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये जो डेल टी वाला है इसको उधर भेज देंगे और के को इधर रखेंगे, तो इधर बनेगा डेल, ये हो जाएगा लॉग के, और इधर हो जाएगा ई ए बाई आर टी स्क्वायर, और डेल टी इधर आ जाएगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन आगे देखते हैं, इसमें जगह नहीं है। ऑन इंटीग्रेशन करेंगे जब, तो देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, डेल इधर लॉग के हो जाएगा, और यहाँ से ये बाई आर कांस्टेंट है तो इसको आगे कर लेंगे। देखिए यहाँ पर
जो ये बाई आर है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये गैस कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख देंगे और ये डेल टी अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन में ला देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर डेल टी हो जाएगा। ठीक, बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये लॉग के हो जाएगा और ये बाई आर हो जाएगा। इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर डेल टी को करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये हो जाएगा टी की पावर -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन टी हो जाएगा। ठीक, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा -1/t। फिर एक हम लोग लॉग, देखिए यहाँ पर लॉग के फॉर्मूला में चल रहा है ना, इसीलिए हम लोग जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेंगे वो लॉग आई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ उसमें लॉग ए लेना है। ठीक, ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक, इंटीग्रेशन में जब हम लोग सॉल्व करते थे तो कुछ ना कोई कांस्टेंट लेते थे ना, आई को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन ये लॉग के फॉर्म में चल रहा है तो लॉग आई तो हम ले नहीं सकते, लॉग ए मान लिए। ठीक, क्योंकि कुछ सिमिलर हो जाएगा तो आप लोगों का एक्टिवेशन एनर्जी सिमिलर आ जाएगा। ठीक, तो लॉग ए जो वाला टर्म है इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा लॉग के माइनस लॉग ए इज इक्वल टू माइनस ये बाई आर टी। लॉग के बाई ए क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बी लिख सकते हैं, ए बाई बी, ए डिवाइड बाई बी, तो इसको कर देंगे लॉग के बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस ये बाई आर टी। ठीक, अब यहाँ से लॉग हटा देंगे, जब लॉग हटा देंगे तो यहाँ से के बाई ए बच जाएगा और यहाँ पर लॉग तो था ही नहीं तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा, माइनस ये बाई आर टी, एक्सपोनेंशियल की पावर में चला गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकाल लेंगे, के इज़ इक्वल टू ये आर्मीनियस कांस्टेंट है। ठीक, आर्मीनियस कांस्टेंट ये ई माइनस ये अपॉन आर टी, ये हमारा प्रूव हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया किसका, आर्मीनियस इक्वेशन लिख देंगे, हेंस प्रूव। ठीक, डेरिवेशन होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, काफ़ी बेसिक से मैंने आप लोगों को समझाया है। अब 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताती हूँ मैं आप लोगों को जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ हो सकते हैं, तो देख लीजिए, लिख लीजिए चाहे तो 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूला। दोनों फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला फार्मूला है लॉग के बेस 10 है, लॉग हमेशा बेस को ध्यान में रखिएगा तब जाकर का न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। ठीक, अगर ई बेस है तो उसको 10 में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना है। ये पहला फार्मूला है लॉग के बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ये अपॉन 2.303 आर टी। इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, कराना चाहें तो मैं करा भी सकती हूँ, इजी भी है, लेकिन आप लोग फार्मूला याद रखिए ना, इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, कोई मतलब नहीं है करने का। ठीक, और सेकेंड है log 10 K2/K1 मतलब रेट कांस्टेंट 2 रेट कांस्टेंट 1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आर। आप लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, अभी मैं आप लोगों को तुरंत समझाती हूँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। दोनों फार्मूला अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और जो फार्मूला शीट बना रहे हैं उसमें भी इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। ठीक, इसमें एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जो आर्मीनियस में होता है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बनाएंगे तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो रेट हमारा वो डबल हो जाएगा, तो ये भी पॉइंट इसमें नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए। इफ़ वी इंक्रीज 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस बनाएंगे देन इसमें जो रेट होता है के की जो वैल्यू होती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट विल बी डबल हो जाएगा। ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद आता है ये एक्टिवेशन एनर्जी किस बला का नाम है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही सिंपल है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको पार करना पड़ता है जो एक थ्रेशोल्ड
एनर्जी होती है उसको पार करना पड़ता है, तब जा कर के हमारे पास बनता है प्रोडक्ट। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर मैं आप लोगों को डिफिनीशन भी लिखाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग भी ग्राफ ही ड्रॉ कीजिएगा, फिर उसके बारे में लिखिएगा। कोई भी चीज़ होता है आप लोग पहले इम्पॉर्टेंट में ग्राफ ड्रॉ करिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा। देखते हैं इसमें, देखिए इधर साइड जो रहेगा वो रिएक्शन का प्रोग्रेस रहेगा, और इधर क्या रहेगा, इधर एनर्जी रहेगी। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास कुछ एनर्जी है रिएक्टेंट की, कुछ ना कुछ तो एनर्जी स्टार्टिंग से रहेगी ना। ये क्या है, ER है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ना, तो ऐसे आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, और इसके बीच में जो होती है, इसके बीच में इसको कहते हैं हम लोग जब हमारा प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता है। तो ये जब, देखिए पहले मैं बता देती हूँ, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जिसे हम कहते हैं। ये चलती गई चलती गई चलती गई, ये चलती गई, इसको ये पार करेगी, तब जा कर के हमारा प्रोडक्ट बनाएगी। ये क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा। पहला रिएक्टेंट था, फिर कुछ समय के बाद हमारा प्रोडक्ट बन गया। और ये जो लाइन है, ये इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है, एक तरह का काम करती है एनर्जी बैरियर के रूप में। वो एनर्जी होती है जिसे पार करना होता है, तब जा कर के हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो ये हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गई, चलती गई, तब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करेगी, तब जा कर के हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो पहले देखिए यहाँ पर इतनी एनर्जी थी इसके पास, कुछ ना कुछ तो पहले से रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी, फिर ये जो एनर्जी बढ़ी प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कुछ एनर्जी एक्टिवेट की गई, दी गई रिएक्टेंट को कि वो प्रोडक्ट बनाने में सक्षम हो सके। ठीक, तो वो जा कर के ये इसको जब पार करेगा, तब जा कर के हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो ये जो इतनी एनर्जी हुई, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो प्रोडक्ट से और ये स्टार्टिंग से रिएक्टेंट को कहते हैं, इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो एनर्जी प्रोडक्ट की बच गई। ठीक, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख भी देती हूँ। ER क्या है, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और EP क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ग्राफ बनाइएगा, आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, इधर एनर्जी है, इधर रिएक्शन प्रोग्रेस है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, यही एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसके थ्रू केमिकल रिएक्शन होता है और रिएक्टेंट को ताकत देता है कि वो जा कर के थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर सके और प्रोडक्ट बना सके। सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा दी हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाली कोई चीज़ नहीं है। बस इसमें डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोगों को, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर जा कर के उसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक, तो इसमें लिख लीजिएगा, सिंस we know that for a reaction to be occur, अगर कोई रिएक्शन को होना होगा तो क्या होगा, to be occur collisions between, बुक की लैंग्वेज है लेकिन मैं आप लोगों को समझाती हूँ, must be occur। देखिए, अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो कुछ ना कुछ कोलिजन उसमें होगा, तब जा कर के हमारा प्रोडक्ट बनेगा। कोलिजन तो आप लोग पढ़े होंगे ना, टकराव होगा तो आप लोगों का तब जा कर के प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, अब जो मेन डेफिनेशन लिखवाने जा रही हूँ वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की है, कि ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे हम पार करने पर प्रोडक्ट बनेगा, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। कभी कभी डेफिनेशन ये भी पूछ लेता है, तो लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy must be associated, जो दी जाएगी must be associated with the molecule
so that collisions may result in, लिख लीजिए फिर समझा रही हूँ अच्छे से, आप नोट डाउन ज़रूर करते हुए चलिएगा क्योंकि ये शॉर्ट नोट में आप लोगों को लिखवा रही हूँ और आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे बस इतना ही लिखना है, आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। थ्रेशोल्ड लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है, तो मैं आप लोगों को जिस वे से लिखवा रही हूँ आप लोग उसी हिसाब से मैनेज करके लिख दीजिएगा, ठीक। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि मॉलिक्यूल को दी जाती है कि कोलिजन हो सके और उसके थ्रू और वो हमारा कोलिजन हो सके, वही हमारे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर के रूप में भी काम करती है। तो इसमें आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पेज में करते हैं। आगे इसमें लिखिएगा दोज मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी लेस देन, अगर थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी अगर किसी भी मॉलिक्यूल की होगी तो मतलब कोलिजन उसमें नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट हमारा नहीं बन पाएगा। अगर इतनी एक्टिवेशन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर के हमारा प्रोडक्ट बनेगा, अगर इससे कम रहती है तो नहीं हो पाएगा, ठीक। तो उसमें लिखेंगे दोज मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी लेस देन threshold energy will not react on collision, अब वो collision नहीं कर पाएगा। so the molecule possessing energy less than threshold energy can be activated by absorption of excess energy known as एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो गई इसकी डेफिनेशन भी। आप लोगों को पूरा ग्राफ्स के थ्रू मैं आप लोगों को समझा भी चुकी हूँ और ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई कि अगर कोई मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से लेस होती है तो वो कोलिजन में रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए जो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए जो कि एक्टिवेट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस एनर्जी को, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। तो आप लोगों का ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट था इसमें का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था एक्टिवेशन एनर्जी भी कंप्लीट हो गया। मैंने आप लोगों को आर्हीनियस इक्वेशन भी बहुत अच्छे से समझा दिया। देखिए सबसे पहले मैंने आर्हीनियस इक्वेशन बताया आप लोगों को क्या होता है, पूरा डिफिनीशन सहित पूरा इक्वेशन भी बताया, फिर डेरिवेशन ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन बताया जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया करता है। इसको आप लोग 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी अच्छे से ये समझ में आ जाए, ठीक। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, जो भी क्वेश्चन होगा मैं आप लोगों के सॉल्व करूँगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी वीडियो जो होती है शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है। सैटरडे संडे में आप लोगों के लिए कुछ एडिशनल चीज़ें भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। तो ये चैप्टर हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ही करवा दिया है। मैंने उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक वाली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कितना कितना टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे लॉन्ग में शॉर्ट में उस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आप लोगों को पूरा ये चैप्टर डिटेल में पढ़ा दिया है, जितने इम्पॉर्टेंट है सब कुछ बता दिया है, लिखवा दिया हुआ है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं आप लोगों को सोच रही हूँ ये यूनिट 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, फिर उसके बाद कुछ
कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों को आंसर भी बता दूँगी। आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर बाकी तो मैं आप लोगों को जैसे सेकेंड सेमेस्टर में सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, फिर उसके आंसर्स कराए थे ना, वैसे मैं आप लोगों को इस साल भी आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी, पेपर भी प्रोवाइड करूँगी। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो सच में अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सो गुड बाय, स्टे सेफ।